वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम चैप्टर नंबर 2 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स को स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले एसिड के फिज़िकल एसिड और बेसिस को डिस्कस करेंगे, इनके फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स, इनकी केमिकल नेचर, इनके पहचान के तरीके, ये आज हमने डिस्कस करना है। और जो 3 कॉन्सेप्ट्स हैं बेसिकली एसिड्स की आइडेंटिफिकेशन के, उनको हमने डिटेल में देखना है आज। सबसे पहले फ़िज़िकल एस्पेक्ट्स अगर बात करें, फ़िज़िकल अपीयरेंस भी और फिज़िकल एस्पेक्ट्स भी एसिड और बेसिस के बारे में हमें काफ़ी चीज़ें बता देते हैं। और पहली बात इनके टेस्ट की है कि इनका सोर है और बेसिस का बिटर है। सेकंड चीज़ जो है वो लिटमस पेपर जो एक ख़ास किस्म की डाई है जो लिचिन प्लांट से हासिल की जाती है। ये जो एसिड्स हैं ये इस लिटमस पेपर को ये लिटमस टेस्ट जो है इसको रेड लिटमस को ये ब्लू कर देते हैं। जो एसिड्स हैं वो ब्लू लिटमस को रेड कर देते हैं। सो ब्लू लिटमस टर्न्स रेड। और जो बेसिस हैं वो जब लिटमस टेस्ट देंगी तो रेड लिटमस को ब्लू कर देंगी। तो लिटमस का मैंने आपको बताया है कि एक ख़ास किस्म की डाई है जो लिचिन प्लांट से हासिल की जाती है। तो वो एक ख़ास किस्म का इंडिकेटर है। इंडिकेटर्स होते हैं जैसे फिनोफ्थलीन है, मिथाइल ऑरेंज है, ये इंडिकेटर्स हैं। ये फ़िज़िकली कलर चेंज से हम एसिड और बेसिस की पहचान देते हैं। अंदर यकीनन कोई ना कोई केमिकल एक्टिविटी टेक प्लेस करती है जिसके नतीजे में हम फिज़िकली कलर चेंज को अंडरस्टैंड करते हैं। अब फिनोफ्थलीन जो है, फिनोफ्थलीन भी इंडिकेटर है, मैंने भी बताया है फिनोफ्थलीन। सो एसिड की प्रेजेंस में फिनोफ्थलीन जो है वो कलरलेस हो जाएगा। और अगर फिनोफ्थलीन को में बेस ऐड की जाएगी तो पिंक हो जाएगा। तो ये सारे फिज़िकल टेस्ट्स हैं, इंडिकेटर्स भी यूज़ होते हैं। इसके बाद मिथाइल ऑरेंज जो है, मिथाइल ऑरेंज एक थर्ड इंडिकेटर है। ये रेड हो जाएगा एसिड की प्रेजेंस में। अगर इसमें एसिड डालेंगे आप तो मिथाइल ऑरेंज अपने ओरिजिनल कलर से कन्वर्ट होकर रेड हो जाएगा। जबकि बेस अगर आप इसमें डालेंगे तो जो मिथाइल ऑरेंज है वो येलो हो जाएगा। इसके बाद एक बात है कि जो एसिड्स हैं ये जो हैं हमारे ड्रिंक्स में, सॉफ्ट ड्रिंक्स में यूज़ होते हैं, टॉयलेट क्लीनर्स के तौर पर भी यूज़ होते हैं। ये वैसे इनकी एप्लीकेशन भी है और फिज़िकली भी एक चीज़ है, एक पैरामीटर है। और जो बेसिस हैं दे आर यूज्ड इन सोप्स एंड डिटर्जेंट्स ETC। तो सोप का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड होती है। और एसिड्स जो हैं सॉफ्ट ड्रिंक्स हमारी कोक वगैरह में यूज़ होते हैं। इसके अलावा जो टॉयलेट क्लीनर्स हैं वो ज़्यादातर एसिड्स पर ही मुश्तमिल हैं। डियर स्टूडेंट्स, आर्हेनियस वो पहला साइंटिस्ट था जिसने केमिकल एस्पेक्ट से एसिड और बेसिस को स्टडी करते हुए हमें एसिड और बेसिस की आइडेंटिफिकेशन के तरीके बताए। इससे पहले सिर्फ फिज़िकल एस्पेक्ट्स पे बात होती थी जो कि अभी हमने कुछ उनमें से देखे हैं चीदा, लेकिन केमिकल उनकी नेचर को स्टडी करते हुए उनको आइडेंटिफाई करना, उनकी पहचान का तरीका बताना, इस पे सबसे पहले आर्हेनियस ने, जो कि एक स्वीडिश साइंटिस्ट है, उसने काम किया था। और उसने कहा था कि एसिड जो है वो स्पीशी है जो
is a species which liberates proton H plus ion in aqueous solution। बहुत ही सिंपल और बेसिक नोयत की डेफिनेशन एसिड की आज भी वैलिड है। और बेसिस की जब बात की थी तो इसने कहा था बेस इज अ स्पीशी विच लिबरेट्स OH आइंस यानी हाइड्रोक्सिल आइंस इन एक्वस सोल्यूशन। एक्वस सोल्यूशन मीन्स पानी का सोल्यूशन। एक्वा इज़ द केमिकल नेम फॉर वाटर। तो एसिड is a species which has the ability to liberate proton। प्रोटॉन होना ज़रूरी है, H होना ज़रूरी है, उसके साथ एक कंडीशन तो ये है, और साथ जो है वो बेसिक पार्ट, साथ जो है नेगेटिव पार्ट होगा। तो कोई ऐसी स्पीशी जिसमें एक तरफ H हो जो कि प्रोटॉन के तौर पर वो स्पीशी लिबरेट कर सके, जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोजन क्लोराइड कहेंगे, और एसिड तब कहलाएगा जब H प्लस आयन लिबरेट करने की सलाहियत ये रखता होगा एक एक्वस सोल्यूशन में, और जो नेगेटिव पार्ट है वो टूट जाएगा। बेसिकली जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होता है और हैलोजन साथ लग जाए हाइड्रोजन के, तो फिर उसका एक्वस सोल्यूशन में टूटना एक यकीनी अमर है। तो ये भी एक पहचान है एसिड की आर्हेनियस की डेफिनेशन के मुताबिक। इसके अलावा सल्फ्यूरिक एसिड है, H2SO4 है, तो ये भी पानी में टूटेगा, गो कि इसके साथ प्रोटॉन्स और साथ जो है वो HSO4 आयंस। तो ये भी इस तरह से ब्रेकअप होगा और प्रोटॉन लिबरेट कर देगा ये भी। तो ये भी एक एसिड है। इसके साथ इसकी डिटेल कहीं आगे आ जाएगी कि इसके स्ट्रक्चर से रेलिवेंट भी कुछ बातें मैं बताऊंगा आपको। यहाँ पे सिर्फ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट को मद्देनज़र रखते हुए हम एसिड को डिफ़ाइन कर रहे हैं। वो स्पीशी जिसमें एक पार्ट हो जो पॉजिटिव पार्ट होगा और वो H होगा, और साथ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशी मोस्ट केसेस में होगी, मोस्ट केसेस में, बट नॉट नेसेसरी। यहाँ भी इलेक्ट्रोनेगेटिव पार्ट है ऑक्सीजन के कॉन्टेक्स्ट में, सल्फ्यूरिक एसिड में भी। तो एक्वा सोल्यूशन में अगर वो अपने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस की वजह से बॉन्ड ब्रेकअप हो जाए, प्रोटॉन्स रिलीज़ हो जाए सोल्यूशन में, प्रोटॉन कंडीशन है, और बेस के लिए हाइड्रोक्साइड आयन कंडीशन है। सो इसमें OH आयन का होना ज़रूरी है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग बेस। तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड या बेस होगा वो उतनी जल्दी टूट जाएगा अपने रिस्पेक्टिव पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में, और फिर वो बेस कहलाएगा। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। इसके अलावा आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड भी पानी में तोड़ सकते हैं। इससे ये टूटेगा कैल्शियम यानी Ca+2 आयंस में और OH- आयंस में। तो बैलेंस करनी है तो इसके पीछे 2 लगा दें। तो ये जो है, आप यहाँ पे एक चीज़ नोट करेंगे कि जो OH है ये नेगेटिव पार्ट है और पीछे मेटालिक पार्ट होगा। ये दोनों मेटल्स हैं। सोडियम ग्रुप 1 की मेटल है, कैल्शियम जो है वो ग्रुप 2 की मेटल है। तो मेटालिक पार्ट और साथ हाइड्रोक्साइड आयन, तो वो टूट जाएगा एक्वा सोल्यूशन में मेटालिक आयंस में, यानी पॉजिटिव आयंस में, इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस में, और हाइड्रोक्साइड आयन जो कि एक एनाइन है। तो ये जो है ये बेस की कंडीशन है एज पर आर्हेनियस। के बाद डियर स्टूडेंट्स, लोरी ब्रॉन्स्टन एसिड बेसिस हैं। लोरी और ब्रॉन्स्टन ने भी काम किया इस पर मिलकर, एसिड और बेसिस पर, और इनके केमिकल एनालिसिस करते हुए, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करते हुए एसिड और बेसिस की पहचान बताई कि एसिड और बेसिस क्या हैं। तो यहाँ जब बात की इन्होंने तो प्रोटॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में ही की, लेकिन एसिड को इन्होंने कहा कि वो प्रोटॉन डोनर है। ये आर्हेनियस से एक लेवल एडवांस्ड है डेफिनेशन कि इसमें एसिड जो है वो प्रोटॉन
डोनर है, यानी एसिड इज़ एन H+ आइन डोनर, यानी प्रोटॉन डोनर, एंड बेस इज़ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अगर एक डोनर है तो एक एक्सेप्टर है। यहाँ पता नहीं ER है या OR है, लेकिन बहरहाल एसिड लोरी ब्रॉन्स्टेड एसिड इज़ अ प्रोटॉन डोनर एंड बेस इज़ अ प्रोटॉन एक्सेप्टर। अब यहाँ पे आर्हेनियस की तरह, आर्हेनियस की थ्योरी में ड्रॉबैक सिर्फ ये थे कि उसमें एक्वस सॉल्यूशन एक कंडीशन थी, उसके अलावा आप स्टडी नहीं कर सकते करैक्टरिस्टिक्स को एसिड और बेसिस के, तो ये एक बहुत बड़ा ड्रॉबैक था। फिर बास कंपाउंड्स हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, ये भी एसिडिक और बेसिक इन नेचर हैं, लेकिन इनके करैक्टरिस्टिक्स या इस तरह के जो एलिमेंट्स हैं, कंपाउंड्स हैं, स्पीशीज़ हैं जिनके जो ब्रेकअप नहीं होते, H+ या कॉम्प्लेक्स हैं, कॉन्जुगेट टाइप हैं, तो जिनमें मोर देन 2-3 हाइड्रोजन्स हैं। फॉर एग्जांपल अमोनिया ख़ास किस्म के टेट्राहेड्रल अरे में अरेंज्ड है। बहरहाल तो जब कॉम्प्लिकेट हुई, कुछ वेरिएशंस आई, स्ट्रक्चरल वेरिएशंस और उनके एटम्स के नंबर्स की वेरिएशंस और उनकी स्ट्रक्चरल ओरिएंटेशन की वेरिएशन की वजह से जब वो उस तरह से ब्रेकअप नहीं हो पाए, डाइसोसिएट हो पाए, जो इसे आर्हेनियस कहता था, तो फिर ऐसे कंपाउंड्स आर्हेनियस की डिक्शनरी से बाहर हो गए, वो उसकी अंडरस्टैंडिंग से बाहर चले गए। फिर लोरी और ब्रॉन्स्टन की आई थ्योरी, जिसमें एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर और बेस जो है वो प्रोटॉन एक्सेप्टर है। एसिड जो है यहाँ पे मिसाल के तौर पर ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है इसमें, और यहाँ पे मिसाल के तौर पर एक नेगेटिव आयन जैसे कि सायनाइड है। तो यहाँ जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं आर्हेनियस में कि ये अपने आयन्स में टूट जाता है या टूटने की सलाहियत रखता है कुछ सॉल्यूशन में, Cn नहीं Cl-। तो फिर ये जो प्रोटॉन है इसी तरह से फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्रेकअप हुआ, यहाँ सायनाइड आयन के साथ जो कि नेगेटिव आयन होगा, नेगेटिव आयन उसके साथ ये प्रोटॉन अटैच हो गया, और साथ जो दूसरी स्पीशी है इस केस में वो क्लोराइड आयन है। अब ये रिएक्शन दोनों तरफ लिखा जा सकता है क्योंकि लोरी ब्रॉन्स्टन में एसिड बेस पेयर्स की बात होती है। एक एसिड के तौर पर एक्ट करता है जो कि प्रोटॉन डोनर है, और जो एक्सेप्टर है वो वहीं पे ही बेस है। तो ये एसिड बेस पेयर्स की बात होती है। यहाँ आपने ये चीज़ याद रखनी है कि बेस के लिए वो एक नेगेटिव स्पीशी होगी जो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की सलाहियत रखती होगी, तो वो स्पीशी फ़ौरन जो है पॉजिटिव आयन के साथ मिलकर एक नया कंपाउंड फॉर्म कर देगी। तो बेस के लिए नेगेटिव आयन या एनाइन का होना ज़रूरी है, तब जो है कोई भी एसिड जब अपना प्रोटॉन लिबरेट करेगा तो फिर हमें एसिड बेस पेयर्स मिलेंगे, जैसे कि इस केस में हाइड्रोजन सायनाइड एंड क्लोराइड आयन। अब ये अमोनिया है, अमोनिया को अगर हम वाटर से रिएक्ट करवाएं तो यहाँ पे अमोनिया भी अपना हाइड्रोजन, देखें आर्हेनियस की डिक्शनरी में डेफिनेशन पे तो ये पूरा नहीं उतर सका उसकी लिमिटेशंस की वजह से, लेकिन यहाँ पे इसका पता लग गया कि इसने अपना प्रोटॉन लिबरेट तो नहीं किया, एक्वस सॉल्यूशन में तो लिबरेट नहीं किया, लेकिन जब उसका किसी बेस से रिएक्ट करवाया गया जैसे कि वाटर है इस केस में, तो फिर जो है अमोनिया वो एक एसिड के तौर पर उसने एक्ट किया, और वाटर जो है वो हाइड्रोनियम आयन जो है, और सॉरी यहाँ पे जो दूसरी चीज़ हमारे पास आएगी वो हाइड्रोक्सिल आयन आएगा। तो NH4 एंड हाइड्रोक्साइड आयन। सो इन दिस केस NH3 reacts with water, एंड इन दिस केस NH3 ने अपना प्रोटॉन जो है वो वाटर यानी बेस को डोनेट करके एक नई चीज़ बना दी, अमोनियम आयन NH4+ आयन, और साथ बाकी बची हुई चीज़ जो है वो हाइड्रोक्साइड आयन है। HNO3 जो है ये नाइट्रिक एसिड है,
और ये CH3COO एसीटेट आइन है। एसीटेट आइन अगेन रिच इन नेगेटिव चार्ज है, ये एक निशानी है बेस के लिए। अगर समझ ना आ रही हो किसी और कॉन्टेक्स्ट में बात की, तो फिर पहचान जब आपने करनी होगी लोरी ब्रॉन्स्टन बेस की, तो वो नेगेटिव इन चार्ज होगी, उस पर ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा, और जो एसिड है उसके साथ प्रोटॉन होगा, यानी H हाइड्रोजन मौजूद होगी, जिसको प्रोटॉन के तौर पर लिबरेट कर देगा। अब यहाँ पे अगर देखें तो नाइट्रिक एसिड ने H जो है वो इसको दे दिया, तो ये CH3COOH और साथ नाइट्रेट आयन बन गया। तो ये जो है हमारे पास एसिड और बेस है, लोरी ब्रॉन्स्टन एसिड और बेस। डियर स्टूडेंट्स, लोरी ब्रॉन्स्टन का एसिड जो है वो प्रोटॉन डोनर है। यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड और ने एसिड के तौर पर एक्ट किया। साइनाइड आयन कहीं से भी आ सकता है, किसी भी कंपाउंड से आ सकता है, लेकिन यहाँ मैंने सिर्फ नेगेटिव पार्ट इसलिए लिखा है ताकि बात की समझ आए कि बेसिक पार्ट जो है वो जो है रिच इन नेगेटिव चार्ज होगा, तो वो पॉजिटिव चार्ज को अकोमोडेट करने की सलाहियत रखेगा। तो बेस के लिए लोरी ब्रॉन्स्टन बेस विल बी नेगेटिव इन चार्ज, रिच इन नेगेटिव चार्ज, और वो फिर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव आयन यानी प्रोटॉन को अकोमोडेट करके एक नया कंपाउंड हाइड्रोजन साइनाइड और क्लोराइड आयन। अब यहाँ पे एक बात और आपको बतानी है कि कॉन्जुगेट एसिड और बेस की बात भी करनी है। लोरी ब्रॉन्स्टन ने कॉन्जुगेट एसिड और बेस की बात की थी, लेकिन वो अभी मैं आपको इसके बाद बताता हूँ। यहाँ नाइट्रिक एसिड है HNO3 और ये एसीटेट आयन है, एसिटिक एसिड फॉर्म हुआ, नाइट्रेट आयन फॉर्म हुआ। एमोनिया है, इसने वाटर के साथ रिएक्ट किया, एमोनियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयन फॉर्म हुआ। और अब जो अगली चीज़ हमने देखनी है वो लोरी ब्रॉन्स्टन की ही चीज़ है, वो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स की बात करते हैं इन्हीं 3 एग्जांपल्स को लेते हुए। तो यहाँ पे अगर इस चीज़ को हमने एक दफ़ा दोबारा समझना है, तो ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है ये एसिड है, ये इसकी कॉन्जुगेट बेस है। इस साइनाइड आयन जो है ये बेस है, हाइड्रोजन साइनाइड कॉन्जुगेट एसिड है इसका, क्योंकि इसी से जनरेट हुआ। एमोनिया और वाटर है, एमोनिया एंड वाटर है, एमोनिया एंड वाटर है। एमोनियम आयन इज कॉन्जुगेट एसिड ऑफ वाटर and hydroxide is conjugate base of ammonia. Nitric acid is an acid, acetate ion is base, nitrate ion is the conjugate base of nitric acid, and acetate ion is the conjugate acid of acetate ion. Acetic acid is the conjugate acid of acetate ion. तो इस तरह से ये conjugate acid base pairs फॉर्म होते हैं लोरी ब्रॉन्स्टन कॉन्सेप्ट के मुताबिक प्रोटॉन की डोनेशन और एक्सेप्टेंस से। तो कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर्स एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फिनोमिनम है। लेफ़्ट साइड पे मौजूद एसिड का कॉन्जुगेट बेस होगी, दूसरी साइड पे लेफ़्ट साइड पे मौजूद बेस का कॉन्जुगेट एसिड होगा दूसरी साइड पे, जो उसी से ही बना होगा विद द एडिशन ऑफ प्रोटॉन। लोरी ब्रॉन्स्टन एसिड और एसिड्स की अगर स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिकली जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो डिपेंड करेगी पोलैरिटी पे, HX बॉन्ड की, यानी कि हाइड्रोजन और साथ अमूमन इसके जो दूसरा एलिमेंट है वो हैलोजन होगा। और अगर सिर्फ इनके कॉन्टेक्स्ट में ही समझ लें बात को, तब भी समझ आ जाएगी कि पोलैरिटी होना ज़रूरी है। जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा, जितना ज़्यादा बॉन्ड पोलर होगा, जितना ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस होगा, उतना ही ज़्यादा आयोनाइजेशन होगी सॉल्यूशन में, और उतना ही इजीली प्रोटॉन लिबरेट हो जाएगा, और उतना ही ज़्यादा जो है वो एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। तो ये डिपेंड करता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस पे, जो कि हैलोजेंस की सबसे ज़्यादा है पीरियोडिक टेबल में और फ्लोरीन की मोस्ट है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितनी ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा जो है, मोर द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस मोर द बॉन्ड इज़ पोलर, मोर पोलर इज़ द बॉन्ड, मोर पोलर इज़ द बॉन्ड। सो व्हेन इट इज़ मोर पोलर देन it is easily dissociable, and this is what acidic strength means. So acidic strength increases.
तो अगर ऑर्डर हमने लिखना हो, और दूसरी बात यह है कि जितना शॉर्ट बॉन्ड होगा, मिसाल के तौर पर हाइड्रोजन फ्लोराइड, फ्लोरीन का मॉलिक्यूल एक्सट्रीमली स्मॉल मॉलिक्यूल है, पहला मेंबर है ग्रुप 17 का, और जितना लॉन्ग बॉन्ड होता जाएगा ये फिर जो है ये वीक एसिड है, ये याद रखिएगा। तो जितना ज़्यादा ये वीक एसिड है, और जब आप ग्रुप के नीचे चले जाएं, जो लास्ट मेंबर है हाइड्रोजन आयोडाइड, अगर HI है एसिड है हाइड्रोजन आयोडाइड, तो ये एक स्ट्रॉन्ग एसिड कहलाएगा, क्योंकि ये इजीली आयोनाइज हो जाएगा कंपैरेटिवली बाकी मेंबर से। उसकी वजह यह है कि आयोडीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, वैलेंस शेल्स ज़्यादा हैं, न्यूक्लियस का होल्ड इलेक्ट्रॉन्स पे इतना ज़्यादा नहीं होगा, न्यूक्लियस का होल्ड जो है अपने नेबर वाले हाइड्रोजन पे भी इतना ज़्यादा नहीं होगा। तो पॉइंट ये है कि फिर डिसोसिएशन आसान होगी। तो जब इलेक्ट्रॉन्स पे होल्ड नहीं है वैलेंस शेल के, तो फिर जो म्यूचुअल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के नतीजे में जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है कोवलेंट बॉन्ड, उस पर भी उतना होल्ड नहीं होगा आयोडीन का, लेकिन फ्लोरीन का ज़्यादा होगा। तो इस तरह फिर डिसोसिएशन जो है वो आसान हो जाएगी। लार्जर द बॉन्ड स्ट्रॉन्गर द एसिड, स्मॉलर द बॉन्ड वीकर इज़ द एसिड। जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस यानी उतनी ज़्यादा पोलैरिटी, उतनी ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ। स्टूडेंट्स अगर बेसिक स्ट्रेंथ की बात करें तो बेसिक स्ट्रेंथ के कॉन्टेक्स्ट में जो सबसे ज़रूरी बात जहन में रखने वाली है वो ये है कि सबसे स्ट्रॉन्ग जो बेस है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। ये जो सोडियम है ये मेटल है, ग्रुप 1A की अल्कली मेटल है। और हाइड्रोक्साइड आयन आपको पता है कि बेसिक पार्ट है। तो जितना ज़्यादा वो मेटल लगी होगी साथ जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर है, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर होगी, जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर का मतलब यह है कि जितना रेडिली वो अपना वैलेंस शेल का इलेक्ट्रॉन लूज़ करके पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगी, उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ, बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ करेगी। तो यहाँ अगर आप सोडियम हाइड्रोक्साइड को देखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड को, तो इसकी एग्ज़ाम्पल से हम ये समझ सकते हैं और एक इन्फरेंस ड्रॉ कर सकते हैं कि जो ग्रुप 1 के एलिमेंट्स हैं इनके साथ जब हाइड्रोक्साइड आयन लगा होगा तो बेसिक स्ट्रेंथ जो है वो इंक्रीज़ होगी। और जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं अल्कलाइन मेटल्स, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर हैं, सारी मेटल्स इलेक्ट्रोपॉजिटिव इन करैक्टर हैं, लेकिन ग्रुप 1 से कंपैरिजन में जो ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं ग्रुप 1 से कंपैरिजन में वो रिलेटिवली कम है, रिलेटिवली। तो फिर बेसिक स्ट्रेंथ भी उसी हिसाब से जो है वो कम होगी रिलेटिवली। फिर जो ग्रुप 3 से 12 के मेटल्स की बात है उनसे भी बॉन्ड फॉर्म हो सकता है हाइड्रोक्साइड का और बेस फॉर्म हो सकती है, लेकिन वहाँ पे क्योंकि वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स की बात आती है, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, तो वहाँ जो फिर ऑक्सीडेशन नंबर होगा उस मेटल का उस टाइम पे जो बॉन्ड फॉर्म कर रही है वो ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो फिर डिटरमिन करेगा कि यहाँ पे रिलेटिव स्ट्रेंथ जो है वो बेस की वो क्या है। तो यहाँ वहाँ फिर ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो डिटरमिन करेगा, टेक ओवर कर लेगा बेसिक स्ट्रेंथ की, बेसिसिटी की स्ट्रेंथ को। लेकिन अगर ग्रुप 1 और 2 में देखें तो यहाँ एक जनरल रूल अप्लाई हो जाता है कि ग्रुप 1 से जो बेस फॉर्म्स होती हैं ग्रुप 1 के मेटल्स को यूज़ करके वो बेसिक स्ट्रेंथ में ज़्यादा होंगी, वजह कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव करैक्टर ज़्यादा है ग्रुप 1 के एलिमेंट्स का, इलेक्ट्रॉन रेडिली लूज़ कर देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, ज़रा ऑक्सी एसिड्स की अगर बात करें तो ये वो वाले एसिड्स हैं जिनमें सेंट्रल नॉन मेटल एटम होगी और उसके गिर्द जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ज़रूर प्रेजेंट होंगे, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन्स प्रेजेंट होंगे।
तो ऐसे एसिड्स को ऑक्सी एसिड्स कहते हैं। सेंट्रल एटम नॉन मेटल होगी, जैसे इस केस में भी सल्फ़र है और इस केस में भी सल्फ़र है, और सराउंड किया हुआ है ऑक्सीजन्स और हाइड्रोजन्स ने। तो ऐसे एसिड्स ऑक्सी एसिड्स कहलाते हैं। यहाँ अगर इनकी स्ट्रेंथ की अगर बात करनी हो तो फिर जो है सेंट्रल नॉन मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर डिटरमिन करेगा कि रिलेटिव स्ट्रेंथ क्या है एसिड की। अब यहाँ पे सल्फ़र का ऑक्सीडेशन नंबर जब आप H2SO4 में निकाल के चेक करेंगे तो +6 आएगा, जबकि H2SO3 में इसका ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो सल्फ़र का +4 है। तो एक ही नॉन मेटल एटम है, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर की वेरिएशन की वजह से जितना ज़्यादा ऑक्सीडेशन नंबर है फिर उतना ही ज़्यादा फिर एसिडिक स्ट्रेंथ भी है। तो यहाँ पे सल्फ्यूरिक एसिड इज़ अ स्ट्रॉन्गर एसिड दैन H2SO3 and that is because the higher oxidation number of the central non-metal atom. So this is an important feature with respect to oxidation numbers. अगर हम डियर स्टूडेंट्स लिवाइस एसिड और बेसिस की बात करें तो यहाँ पे ज़रा बिल्कुल वेरिएशन है पहले दो कॉन्सेप्ट से। लिवाइस एसिड इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, यहाँ इलेक्ट्रॉन्स के कॉन्टेक्स्ट में बात होगी। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर एंड लिवाइस बेस इज़ एन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर। अब यहाँ पे कुछ बातें बड़ी क्लियर होती चली जाएंगी कि डोनर कौन सा होगा और एक्सेप्टर कौन सा होगा। एक्सेप्टर वो होगा जिसके पास इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर्स हैं, जो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन लविंग, ये शॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसके पास पॉजिटिव सेंटर है जिस पे आके न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है। और बेसिस जो हैं इनके पास न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पर एक्ट करेंगी, यानी कि दे लव पॉजिटिव सेंटर्स। ये ख़ुद इलेक्ट्रॉन्स में रिच हैं, याद रखिएगा। ये इसीलिए न्यूक्लियोफाइल्स कहलाती हैं कि ये न्यूक्लियस लविंग है। इलेक्ट्रोफाइल जो हैं ये इलेक्ट्रॉन लविंग हैं। लिवाइस एसिड और बेसिस की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको समझा जा सकता है। याद रखिएगा कि सेंट्रल एटम बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद जब सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से पूरा ना कर पाए, जब भी एलिमेंट्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं, मॉलिक्यूल्स बॉन्ड फॉर्म करते हैं, तो वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट, वैलेंस शेल को 2 या 8 इलेक्ट्रॉन से कंप्लीट करने की तरफ जा रहे होते हैं। लेकिन बाज़ केसेस में मॉलिक्यूल्स फॉर्म होने के बाद भी सेंट्रल एटम अपना ऑक्टेट कंप्लीट नहीं कर पाता 2 या 8 से इलेक्ट्रॉन से। वहाँ फिर वो इलेक्ट्रोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा और न्यूक्लियोफाइल उसके वहाँ फिर उसको उसके उस सेंटर पे अटैक करके तो इलेक्ट्रोफाइल को अपने इलेक्ट्रॉन्स का पेयर डोनेट कर देगा। तो फिर जो है वो बेस कहलाएगी जिसने डोनेट किया, और जिसने एक्सेप्ट किया वो एसिड कहलाएगा। इसकी अगर एग्जांपल्स देखनी हो तो BF3 बोरॉन ट्राईफ्लोराइड। बोरॉन ने 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर दिए। 3 इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने के बावजूद भी इसका जो ऑक्टेट है वो कंप्लीट नहीं होता। इसको भी 2 इलेक्ट्रॉन मज़ीद चाहिए। बोरॉन ग्रुप 13 का पहला मेंबर है। इसके पास अभी भी 2 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं शॉर्ट है ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने से। 3 इलेक्ट्रॉन इसने फ्लोरीन से शेयर किए और म्यूचुअल शेयरिंग के नतीजे में 6 इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अब इसके वैलेंस शेल का हिस्सा बन गए हैं, लेकिन 8 नहीं हुए। 8 के लिए भी इसको एक जोड़ा जो है वो दरकार है, और वो जोड़ा इसको मिलेगा किसी बेस से जो न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगी, और वो इसके सेंटर पे यहाँ बोरॉन पे अटैक करके तो एक सबट्रेट फॉर्म कर देगी जिसको एडक्ट भी कहते हैं। एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट पहले बनती है जब भी लिवाइस एसिड और बेसिस का अटैक होता है।
तो पहले एक इंटरमीडिएट प्रोडक्ट बनती है जिसको एडक्ट कहा जाता है। तो एडक्ट फॉर्म तब होगी, वो फाइनल प्रोडक्ट नहीं होती, फाइनल प्रोडक्ट उसके बाद बनती है, लेकिन इनिशियली जो है न्यूक्लियोफिलिक अटैक के नतीजे में एक एडक्ट बनेगा। और मैंने बोरॉन ट्राईफ्लोराइड से आपको बात समझाने की कोशिश की है। अब यहाँ पे बोरॉन जो है ये इलेक्ट्रोफाइल है, दिस विल एक्ट एज एन एसिड एंड बेस के तौर पर जो स्पीशीज़ एक्ट कर सकती हैं वो रिच इन इलेक्ट्रॉन्स होंगी, जैसे कि अमोनिया है। अमोनिया के पास एक लोन इलेक्ट्रॉन पेयर है NH3 में, जैसे कि वाटर है, वाटर में ऑक्सीजन के पास 2 लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं जो ये डोनेट करने की सलाहियत रखता है। तो ये सारे के सारे, साइनाइड आयन है रिच इन नेगेटिव चार्ज है, हाइड्रोक्साइड आयन है रिच इन नेगेटिव चार्ज है। तो ये सारे के सारे जो हैं ये एक्ट करेंगे एज अमीन्स हैं, अमीन्स RNH2, ये भी अमोनिया के डेरिवेटिव्स हैं अमीन्स। तो ये भी जो हैं ये उसके तौर पर एक्ट करेंगे न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पर। इनके पास भी लोन इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है। यहाँ R अल्काइल ग्रुप है और ये अमीन्स हैं, अमोनिया के डेरिवेटिव्स, क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये न्यूक्लियोफाइल्स हैं और ये इलेक्ट्रोफाइल्स हैं। एक एग्जांपल लिखी है। इसके अलावा एलुमिनियम जो है AlCl3, यहाँ पे एलुमिनियम जो है ये सेंट्रल एटम है। इसके पास भी अभी इलेक्ट्रॉन पेयर की गुंजाइश है, गो कि इसने क्लोरीन से 3 बॉन्ड्स फॉर्म कर दिए, लेकिन फिर भी ये एक जोड़ा शॉर्ट है इलेक्ट्रॉन्स का जो कि इसने यहाँ से ले सकता है अगर न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दे इसके पॉजिटिव सेंटर पे। तो एलुमिनियम क्लोराइड में जो है वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशी है, तो ये रेडिली अवेलेबल है फॉर न्यूक्लियोफिलिक अटैक। तो एसिड बेस को कॉन्सेप्ट को हम जो लिवाइस एसिड और बेसिस का कॉन्सेप्ट है वो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर जो हम ड्रॉ करते हैं वो तो है ही है, लेकिन न्यूक्लियोफाइल्स और इलेक्ट्रोफाइल्स के कॉन्टेक्स्ट में भी इसको हम समझ सकते हैं। इसमें डियर स्टूडेंट्स कुछ इम्पॉर्टेंट बातें आपके इल्म में इजाफे के लिए बतानी है। कार्बन जो है ये जब मेटल से अटैच्ड हो कार्बन, तो ये भी जो है वो लिवाइस बेस के तौर पर एक्ट करता है। सो ये पॉइंट आपने अपने जहन में रखना है। व्हेन कार्बन इज़ अटैच्ड टू अ मेटल, इसकी एग्जांपल आपको दूं तो ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट को स्टडी कीजिएगा। इसमें जो है मैग्नीशियम ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, यहाँ पे कार्बन जो है वो मेटल के साथ, ये ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है ग्रिगनार्ड्स रिएजेंट, यहाँ पे कार्बन मेटल के साथ बॉन्ड फॉर्म करने की वजह से क्या बन जाता है, न्यूक्लियोफाइल बन जाता है और फिर जो है ये इलेक्ट्रॉनिक सेंटर्स पे अटैक कर सकता है। इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी की वजह से मेटल की ये फिर नेगेटिव चार्ज अपने पे ले लेता है और न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करता है। इसके बाद दूसरी बात डियर स्टूडेंट्स पाई बॉन्ड की है। जो सेकंड बॉन्ड फॉर्म होता है दो एटम्स के दरमियान, सेकंड बॉन्ड, उसको पाई बॉन्ड कहते हैं। तो जब पाई बॉन्ड फॉर्म हो जाए 2 एटम्स के दरमियान या 2 एटम्स के दरमियान किसी मॉलिक्यूल में, तो वो भी फिर वीक न्यूक्लियोफाइल्स के तौर पर एक्ट कर सकते हैं, यानी लिवाइस बेसिस के तौर पर एक्ट कर सकते हैं। उसकी वजह यह है कि पाई बॉन्ड इज़ अ वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड इज़ अ रिलेटिवली वीक बॉन्ड। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से पाई बॉन्ड जो है वो बनता है, उसमें न्यूक्लियस की दोनों एटम्स की होल्ड नहीं होती, ये याद रखिएगा। तो जो पाई बॉन्ड होता है सिग्मा बॉन्ड के बाद सेकंड बॉन्ड जो फॉर्म होता है, इथीन, इसकी एग्जांपल एक देख लेते हैं। ये इथीन का मॉलिक्यूल है, यहाँ पे अगर आप देखें तो 2 बॉन्ड्स हैं कार्बन और कार्बन के दरमियान। पहला बॉन्ड जो डायरेक्ट 2 एटम्स के न्यूक्लियस के दरमियान का बॉन्ड होता है म्यूचुअल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन के नतीजे में, उसको हम सिग्मा बॉन्ड कहते हैं। और जो दूसरा बॉन्ड होता है जो
अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स की वजह से आता है। याद रखिएगा, जब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हम स्टडी करते हैं तो फिर यहाँ पे ये बात आती है कि हम पाई बॉन्ड के करैक्टरिस्टिक्स की तरफ जाते हैं। तो सिग्मा बॉन्ड इज़ फॉर्म डायरेक्ट ओवरलैपिंग के नतीजे में, और जो पाई बॉन्ड है वहाँ सेकंड बॉन्ड है, ये डायरेक्ट, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। अनहाइब्रिडाइज्ड का मतलब ये है कि ये इसके दरमियान एक वीक सा बॉन्ड है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा मौजूद है, गो के वो डायरेक्ट दो न्यूक्लियस ने होल्ड नहीं किया हुआ, वो यहाँ डायरेक्ट बीच में नहीं है। अगर उसको हम शेप के तौर पर समझना चाहें तो वो इस तरह परपेंडिकुलर होता है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द फर्स्ट बॉन्ड विच इज़ द सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन का पेयर मौजूद है, एक इसका है, एक इलेक्ट्रॉन ये है, एक इलेक्ट्रॉन ये है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है इथीन मॉलिक्यूल का, और ये सेकंड बॉन्ड है जो कि इस बॉन्ड से वीकर है। ये वाला बॉन्ड जो है ये डायरेक्ट ओवरलैप के नतीजे में बना है। तो यहाँ पे तो ये इस तरह से होगा, ये म्यूचुअल इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, ये इलेक्ट्रॉन का पेयर विद ऑपोजिट स्पिन्स। तो ये सिग्मा बॉन्ड है, और ये वाला बॉन्ड जो है ये पाई बॉन्ड है, ये वीकर बॉन्ड है। तो ये वाला बॉन्ड जो है याद रखिएगा, जहाँ पे मौजूद हो जिस मॉलिक्यूल में, वो वीक न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट कर सकता है बिकॉज ऑफ वीकनेस ऑफ दिस बॉन्ड विच इज़ द पाई बॉन्ड। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, अगर इलेक्ट्रोफाइल्स की बात करें तो इलेक्ट्रोफाइल्स जो हैं इनमें पॉजिटिव सेंटर्स होते हैं, जो भी BF3 के कॉन्टेक्स्ट में बात की थी। तो इनमें प्लेसेस हैं वेयर पाई बॉन्ड कैन बी अटैच्ड। पाई बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में भी बात समझ सकते हैं। जो इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है वो पाई बॉन्ड को भी एकोमोडेट कर लेगा, और इलेक्ट्रोफाइल जो हैं ये इनमें लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है और इनका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है। तब ये इलेक्ट्रोफाइल्स के तौर पर एक्ट करते हैं। लिवाइस एसिड और बेसिस की, ये अमोनिया का मॉलिक्यूल है, ये इसका लोन इलेक्ट्रॉन का पेयर है, और ये बोरॉन ट्राइफ्लोराइड है, बोरॉन ट्राइफ्लोराइड का मॉलिक्यूल है। अब यहाँ पे जो है पहले एडक्ट बनेगा, जिसका मैंने आपको बताया था कि ये इसका इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और ये न्यूक्लियोफाइल है, ये लिवाइस बेस है और ये लिवाइस एसिड है। तो यहाँ जिस तरह का एडक्ट फॉर्म होगा, अब बोरॉन जो है वो नेगेटिवली चार्ज्ड हो जाएगा। ये फ्लोरीन है, ये 7 फ्लोरीन और ये 7 फ्लोरीन, और यहाँ चौथी जगह पे आके अमोनिया का मॉलिक्यूल अटैच कर लेगा, अमोनिया पॉजिटिव हो जाएगा, बोरॉन अब जो है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर बन गया है। तो ये इस तरह से जो है ये एडक्ट फॉर्म होता है लिवाइस एसिड और बेस रिएक्शंस में। एक रिएक्शन और देखते हैं वाटर के कॉन्टेक्स्ट में। वाटर में ऑक्सीजन के पास लोन इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, 2 हैं वैसे, मैंने एक दिखाया है। ये किसी कार्बोकेटाइन यानी पॉजिटिव कार्बन जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में पॉजिटिव कार्बन और साथ अल्काइल ग्रुप्स या एराइल ग्रुप्स या किसी किस्म के ग्रुप्स कार्बन के साथ लगे हों जो कार्बन को पॉजिटिव कर दें, तो फिर जो है ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर बन जाएगा। वाटर जो है ये न्यूक्लियोफाइल के तौर पर एक्ट करेगा। अब यहाँ भी एक एडक्ट फॉर्म होगा और वो इस तरह का होगा कि यहाँ पे सेंट्रल कार्बन है, ये OH
हाइड्रोक्साइड आयन इसके साथ यहाँ अटैच कर देगा सबस्ट्रेट के तौर पर, और आप इसके आसपास जो अल्काइल ग्रुप थे या एराइल ग्रुप थे या कोई भी ग्रुप्स थे जिन्होंने कार्बन को पॉजिटिव कर दिया था वो साथ वैसे के वैसे लगे होंगे। आर जनरली फॉर अल्काइल ग्रुप होता है, और ये जो है अब जो है एडक्ट है हमारे पास, और ये भी जो है यहाँ अब हाइड्रोक्साइड आयन को पॉजिटिव है और कार्बन जो है ये नेगेटिव बन गया है इलेक्ट्रॉन पेयर की एक्सेप्टेंस की वजह से। तो ये यहाँ लेवाइस एसिड और बेसिस की बात है।